नाज़रीन, मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो से गुलशन बरोही कहते हैं और ये स्कीम तहत एहसनाबाद के इलाका है। ये वही आबादी है जिसको कि गुज़श्ता रोज़ से तजाज़ात के नाम पे ज़बरदस्ती पुलिस की जानिब से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं कि तमाम की तमाम घर जो है वो तमाम जो है मिसमार कर दिया गया और इस वक्त भी जो है काम हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के नाम पे ये तमाम की तमाम चीज़ों को मिसमार किया गया और ये क्या ग्रीन बेल्ट है इसका तो जवाब हम मुताल्लिक़ा हुकाम से लेंगे। आज हम इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और लोगों से भी मिलेंगे और जो भी मुताल्लिक़ा इदारे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हम आगे चल के मज़ीद देखते हैं क्या सुनते हैं। ये देखें, हम लोग गुलशन बरोही के रिहायशी हैं। हमारी लेडीज को एक अटैक हो गया। ये सिर्फ पुलिस की दहशतगर्दी है और कुछ भी नहीं है। हम डीसी ऑफिस गए, डीसी ने झूठा वादा किया कि भाई कोई अभी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन झूठ बोल दिया। मेरे हमरा जो है यहाँ पे इस ज़मीन के दावेदार मौजूद हैं नज़र मोहम्मद अशरफी साहब और हम उनसे भी पूछते हुए चलते हैं कि ये किसकी ज़मीन हो या क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, नज़र मोहम्मद अशरफी बात कर रहा हूँ सर। ये ज़मीन हमारे सर्वे नंबर की है, जंगू सन ऑफ दोस्त मोहम्मद की, और यहाँ पे हमारा राजपूत टाउन के बहुत सारे लोग थे और गुलशन बरोही के। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क यहाँ पर मौजूद है और सड़क से ये तकरीबन 500 या तकरीबन 500 से भी ज़्यादा फिट यहाँ तक ये तोड़ा गया है। ग्रीन बेल्ट आमतौर पर 100 फीट का हो सकता है, 50 फीट का हो सकता है, ताकि वक्त से ज़रूरत उसको काम में लाया जा सके। हुकूमत करती है, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट के नाम पे और रोड्स के नाम पे और नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर ही तोड़ा गया। हमारे सर्वे की ज़मीन है। हम दावा करते हैं कि राजपूत टाउन और गुलशन बरोही जायज़ हैं, हमारे सर्वे के, हम उसको ऑन करते हैं। हमारी फ़ाइल हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारा केस अदालत में चल रहा है। इसके बावजूद ये जो तोड़ा इन्होंने तो ये तो एक छोटी सी आबादी, मज़ीद आगे भी होगी मेरे सर। बिल्कुल, आप अंदर जाके देखिए। अंदर बने बनाए घर करोड़ों रुपए की मालियत के, बगैर नोटिस के, बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी मिसयूज़ किया गया है लोगों को, सरकारी इदारों को, और उनके साथ कोई मिली भगत है इन लोगों की। उसकी वजह से सारे घर तोड़े गए इनको। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गुलशन बरोही के इलाके में ये राजपूत टाउन का इलाका था, जब ये सारा तोड़ गया, यहाँ से लेके वहाँ तक तोड़ा है इन्होंने, जामे रशीद तक। तमाम की नज़र मोहम्मद अशरफी साहब ने जो बातें की हैं, ये चूँकि इस ज़मीन के बेनिफिशरी हैं और इस ज़मीन की जो पावर अटॉर्नी वगैरह है जो सब इनके नाम पे ही है, उनका कहना है कि ये तमाम की तमाम जो गुलशन बरोही है ये लीगल है और यहाँ जो तोड़फोड़ी भी हम कैमरे के यहाँ से दिखा रहे हैं। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है। मतलब कि आप कब से थे यहाँ पे? हमें तो यहाँ से तो हो गया 5-6 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बावजूद ये आए तोड़ फोड़, टाइम टेबल भी नहीं दिया, आया तोड़ फोड़ के चले गए। तो सामान वामान भी अंदर दब गया, कुछ निकाला है। तो आप लोग यहाँ क्या नाजायज़ बैठे थे, जायज़ बैठे थे? देखो जी, हमने तो खरीद के बैठे थे। 5 लाख में लिया था प्लाट। 5 लाख का प्लाट लिया था? 5 लाख का प्लाट लिया था, 6 साल पहले लिया था। उसके बाद ये तोड़ फोड़ होगी, पैसे भी गए और प्लाट भी गया। 1 रुपया किसी ने दिया। तो आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया? तो क्या करते इजाज़, यही है, गवर्नमेंट सुनती नहीं है हमारी बात, क्या सुनेगी? आप भी मुतासर में सो? क्या सूरत हाल थी आपकी, कब से यहाँ पे? जी, यहाँ पे बगैर नोटिस के, नोटिस तो दिया ही नहीं हमें। ये पहले ये तोड़ के गए थे, कह रहे थे कि ये ग्रीन पट्टी है। तो इस ग्रीन पट्टी के बहाने आवाम कुछ नहीं कह रही थी, ग्रीन पट्टी के खैर है। हाँ। फिर जो है ना हफ्ते डेढ़ के बाद फिर वहाँ से शुरू किया, वो आगे जो है आबादी है, पीछे हमारा घर भी फ्लैट है ना इनके पीछे ही है, वहाँ शुरू किया। नोटिस भी नहीं दिए, इधर 2-3 बंदे फौत भी हो गए। वो उस दिन मशीन चलाई तो अंदर औरत बैठी थी, वो नहीं निकल रही थी। अपना घर कौन छोड़ता है, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, अमीर बंदे तो है नहीं। हम कब्जा भी नहीं किया, हमने तो अपने मुआवजे से लिया है जितना हो सके। हमने किस्तों पे लिया है, किसी ने कितने अर्से पहले? तकरीबन हमने लिया था 2013 में। कितने में लिया था? हमने लिया था उस टाइम 1.5 लाख में। 1.5 लाख में लिया था। तो मतलब कि 2013 से आप यहाँ पर आबाद? 2013 फिर आहिस्ता ऐसा करके गरीब बंदे घर बनाए, किस्तों पे समझो कि ब्लाक भी किस्तों पे ले रही थी। उसके बावजूद भी अगर नोटिस दें या मुआवजा दें फिर भी हम उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं, ज़बरदस्ती। अभी कल यहाँ ऑपरेशन हुआ है, बंदों को लेके गए घर से उठा के। अभी हम लोग रात को घरों में भी नहीं सोते, घरों में किराए के घर लेके रात को वहाँ सोते हैं। फैमिली यहाँ बैठी है, हम दर बदर हैं, सामान कुछ। फैमिली कैसे बैठी हुई है? जब तोड़ दिया तो फैमिली कहाँ बैठी हुई है? वो छोड़ नहीं रहे ना, फिर भी प्लाट पे तो बैठे हुए ना।
अंदर आप आगे जाएं, फैमिलियां बैठी हुई हैं बैठी हुई हैं अंदर। हाँ ना, अभी आगे जाएं, ये सीधा रोड जा रहा है आगे, बारिश में खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है फैमिली। कैमरे से देखें सामने नाज़रीन के घर, कुछ घर बने हुए भी हैं और बाकी तोड़ दिया है, तो उस घर को क्यों नहीं तोड़ा? हाँ, वो पैसे दे रहे हैं पुलिस वालों को, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, 10,000 20,000 पुलिस वाले ले रहे हैं। ये फ्लैट भी बना हुआ तो ये भी तो अथराइज होगा। जी नजर साहब क्या कहते हो आप? मैं यही कहना चाह रहा था सर, ये फ्लैट बने हुए हैं, आप अंदर चले तो इनके बराबर के घर तोड़े हुए हैं। बराबर के घर तोड़े हुए हैं, तो अगर बराबर के घर नाजायज़ हैं, अगर नाजायज़ हैं, तो ये बिल्डिंग कैसे साबुत खड़ी हुई है, इसको क्यों नहीं तोड़ते ये लोग? ये सिर्फ गरीबों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और ये जायज़ लोग हैं, ये नाजायज़ लोग नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन चूँकि पैसे लेके बनवाते हैं, पैसे लेने के बाद फिर कहते हैं अब ये ज़मीन खाली करेंगे, फिर ये बनवाएंगे, फिर उसके बाद पैसे लेंगे। ये इनका ये सिस्टम है और कोई पूछने वाला नहीं है। कौन कर रहा है ये सब पुलिस कर रही है और ऐसनाबाद सोसाइटी कर रही है। गुलशन बरोही की तरफ हम दाखिल हो रहे हैं और ये ऐसनाबाद सोसाइटी का हिस्सा है। और ये देख रहे होंगे कि हम यहाँ दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे सड़कों पे पानी जो है वो बारिश का जमा है और अभी भी हल्की बारिश हो रही है। तो ऐसनाबाद सोसाइटी ने तमाम काम किए, लेकिन इन सड़कों पे जो है जो बुरी हालत है इसकी जानिब इनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि ज़मीनों पर से तजावज़ात हटाने के लिए और प्लॉट को खाली कराने के लिए जो है इनकी एम्स जो है, इनके अपनी जो नज़रिया है या इनके ख्वाहिशात ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको, वो ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मैं उतरता हूँ गाड़ी से उतर के मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह तो टूटी है, ये जगह तो टूटी अपनी जगह है। ये तमाम की तमाम जो है वो देखना होगा कि मेरे निगाहों के सामने से कि पानी इतना ज़्यादा है कि मेरा उधर जाना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाना हूँ। इसके अलावा मैं दिखाना चाह रहा था कि इस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रेजिडेंशियल, ये लोगों की सोसाइटी है। ये सोसाइटी जो है वो लोगों के रहाइश के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ तो प्लाटों पे जो गोदाम कायम किए हुए, कारखाने कायम किए हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये रिहायशी इलाका कहलाएगा। लेकिन बहरहाल हम आगे चल के देखते हैं कि ये जो टूटी हुई जगह है यहाँ पर क्या सूरत हाल है। गैर कानूनी है, ना नोटिस है ना कुछ है। हमने नोटिस मांगा, नोटिस नहीं दिया। भाई नोटिस तो दो, नोटिस कुछ नहीं है, बस गलियाँ हैं, माफिया बिल्डर उनके साथ है। तो ये अभी तोड़ दो, अभी बारिश हो रही है, कैसे रह रहे हो तुम लोग? तो जैसे जैसे बने हुए ऐसे रह रहे, गुजारा करे, कहाँ जाए, गरीब आदमी है। तो ये आप लोग यहाँ कब से आबाद हो यहाँ पे? हम लोग 10 साल से आबाद है इधर। 10 साल से हाँ, को 10 से, को 8 से, को 9 से, मतलब 10 साल से आबाद है हम लोग। ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो ज़बरदस्ती बच्चे बाहर निकाले, सामान निकालने से बच्चों को बाहर निकाला, फिर उन लोगों ने आगे बिल्डर खड़ी चलाया है, बच्चे भी बाहर निकालने नहीं दे रहे थे। मैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हूँ, बारिश हो रही है। इस बारिश पे भी देखते हैं कि गली के अंदर पानी का पानी जमा है और तमाम की तमाम फैमिली जो है अभी भी घरों के अंदर मौजूद है। ये तमाम जो है मिसमार कर दी जगह को, लेकिन ये गरीब आदमी जो कि मजदूर है वो कहाँ जाए, और वो यही कह रहा है कि मैं बच्चों को संभालूँ, रोज़गार के लिए जाऊँ या अपने घर के लिए मुतबादिल जगह देखूँ। मेरे अकल में यकीन तौर पर कैमरे के आँख से आप देख रहे होंगे, ये घर है जिसके अंदर के वो उन्होंने प्लास्टिक से घर को घेरा हुआ है। चूँकि पानी और यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि मैं वहाँ तक जाने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। वो देखें कि ये स्वीगेस की लाइन भी लगी हुई थी, अब इस स्वीगेस की लाइन से पाइप लगा के वो आर्जी तौर पर वहाँ जमा है और आर्जी तौर पर करके खुले आसमान की थी, जबकि बारिश भी हो रही थी, उस पर जो है वो वहाँ पर रहने पर मजबूर है। क्या कोई खातून की जहाँ पाक हुई? हाँ, इधर खातून जामा को कुरान पाक लेकर आई ऐसा के पास, भाई हमारा घर नहीं तोड़ो। कुरान उसने उसको धक्का दिया, वो गिर गई, उसको धक्का दिया पुलिस वाले ने। उसने उसको धक्का दिया, वो गिर गई, बेहोश हो गई। उसके बाद थोड़ा होश में आई, रास्ते में वो फौत हो गई, वो उसी टाइम निकल गई। हार्ट अटैक हो गया? हार्ट अटैक आ गया। कुरान पाक लिया, भाई हमारे घर में 10,000 रुपये दे रहे हैं तुमको, ये करें, तुम निकलो। ऊपर बेल्टो से वो जब नीचे गिरी, उसके बाद ये सारे वापस हुए। जी हमारा घर टूटा है। तो कौन सा घर था आपका यहाँ पे? ये जो है ना, ये वाला। हाँ।
ये वाला घर टूटा है ये वाला हमारा। जो जिसपे के प्लास्टिक लगा है, हाँ ये वाला। ये वाला गिराया। तो कब गिराया? ये जो सारे घर गिराते जा रहे थे ना, तो तब हमारा घर गिराया था। जी। क्या करते हैं आपके मर्द वगैरह या आपका? क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो कब सोए यहाँ पे? हमें 7 माह हुए हैं ये जगह खरीदे हुए। कितने में खरीदा था? 8 लाख में। 8 लाख में ये जगह खरीदी थी? जी। और उसके बाद आपका 8 लाख तो डूब गया। अब क्या करें, कुछ तो हमारे लिए कीजिए ना। अभी क्या सूरत हाल है कि क्या आपकी फैमिली इधर ही है या आप इधर से चले गए? नहीं, हम यहाँ पे रह रहे हैं। जो बारिश हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? एक ही कमरा है ना, उसी में रह रहे हैं। अच्छा, वो नहीं तोड़ा उन्होंने? नहीं, एक कमरा बचाया है उसने। तो क्या कह के गए हैं कि ये जगह खाली करो? हाँ कही है ना, तो कह रहे हैं कि सारा गांव जो है ना, ये पूरा इलाका सारा खाली कर दो। खाली करो। जी। तो अभी आप जो है मजबूरी के तहत इधर ही खड़े बैठे हो। और क्या करेंगे, कोई और वहाँ भी है भी नहीं। जो पैसे थे हमने यहीं पे खर्च कर दिए। तोड़ा किसने? कौन आया था तोड़ने के लिए? ये मशीनें लेके आए थे ना, वो पुलिस वाले धमकियाँ दे रहे थे, तो उन्होंने तोड़ दिया। तो सामान वगैरह निकाला या सामान भी ज़ाया हो गया? थोड़ा बहुत ज़ाया हो गया है और थोड़ा बहुत निकला था। क्या हमसे कह सकते हैं कि क्या ये मकबूजा कश्मीर है कि जिसमें लोगों को जो है वो इस तरह बेदर्दी के साथ जहाँ इंडियन फोर्स कर रही है और यहाँ हमारी पुलिस कर रही है? खुद कह रहे हैं कि पुलिस के साथ वो मशीनरीज थी और मशीनरी के साथ जो उन्होंने तमाम काम जो है यहाँ पे किए हैं। बहरहाल हम मुतल्लिका एहलकारों से भी, उनके अफसरान से भी बात करने की कोशिश करते हैं और इन गरीबों के जो मसाइल हैं उनकी आवाज़ जो है हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारी वजह से कुछ इनके मसाइल हल हो सके। आप लोग सारे मुतासिर हो? जी हाँ, हमारा सारा घर चला गया, ऐसे ही तोड़ दिया। हमें बताया तक नहीं, बता तो देते ना हमें, तो हम सामान निकालते, हमारा सब कुछ उसी में चला गया। कहाँ बैठते हम? आपका सामान किधर है? आपका घर किधर था? कुछ सामान इधर, वो सामने, घर को इधर था? वो सामने रहा हमारा बिल्डोजर। कुरान खड़े होके वो तो गालियाँ ही बक रहे कि इनके बच्चों को उठाओ मारो। कौन बक रहा था गालियाँ? कोई एसपी था, पता नहीं, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद है। बोले आंसू गैस फेंको, निकालो, बच्चों को मारो और निकलो घर से। इजाजत भी नहीं थी। 10 बंदे निकले, अंदर आए, सामान उठा के फेंक रहे थे। है 1-2 बंदे नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है गिरोही फाइल से हम लोगों ने खरीदी है। उसके बाद जो है देखें, अगर ये इलीगल था तो जब हम बना रहे थे उस वक्त हमें किसी ने क्यों मना नहीं किया, और हमारे घरों में बिजली और गैस के मीटर क्यों लगाए गए? आप खुद इस बात का पॉइंट आउट कीजिए ना। अच्छा, बिजली गैस के मीटर हैं? गैस के भी मीटर है। अब देखें, हमें यूं मलियामेट कर दिया, कैसा हमारे घरों को तोड़ दिया। अब बारिश हुई है, हमारा जितना जमा पूंजी था वो भी चला गया। ऊपर से हमारे शहरों के नाम पे FIR कटी हुई है, वो भी आके हमारी मदद नहीं करती। हम अपनी मदद आप कर रहे हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। आप बताओ हम कहाँ जाए? इतना जुल्म हो रहा है हमारे साथ, इतना जुल्म हो रहा है। ये अल्लाह ताला, कश्मीर में भी इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप बताएं हमारे घरों को क्या हाल है? कब्रिस्तान बना दिया हमारे घरों को। पूरी रात हम लोग ऐसे टूटे हुए घर में बैठे रहते हैं। आप जाके उधर आके देखे, पूरा टूटा हुआ घर है, सब ऐसे बैठे हुए, जवान बच्चे लेके, जवान लड़कियां लेके, बहू लेके हम लोग रोड पे बैठे। इस थाने में थे कौन लोग थे? क्या पुलिस थी या और भी कोई लोग? पुलिस थी, ये थे, ये कोई बंदा है ऐसनाबाद सोसाइटी वाले थे और पुलिस थी और बेशुमार नफी थी पुलिस की। हम लोग उधर से गए, हमें आंसू गैस फेंका, बल्कि सीधी गोलियां मार रहे थे। हम वहाँ खड़े थे, मैंने कहा भाई हमारा घर पता नहीं कहाँ, हम बाहर से आ रहे हैं। तो बोले इधर से जाओ, नहीं तो यहीं मारेंगे आपको। ये पुलिस कह रही थी? ये पुलिस ही कह रही थी। एसपी था कोई, एसपी मुझे नाम याद नहीं है, मैं उसको देखूंगी, मैं शक्ल याद कर लूंगी। वो बिना लेडीज पुलिस के वो जेंट्स घर में घुसते और मर्दों को तलाशते। मर्दों को कहाँ रखे तुम? अच्छा, ये मर्दों के खिलाफ जो FIR कटवाई है, ये FIR जो कटाई उस वक्त जब आप लोगों ने एक रद्द अमल दिया, रिएक्शन दिया, हंगामे किए, तो उसके बाद उन्होंने FIR काट दी। तो FIR जो काटी है, नाम के साथ काटी है या नामालूम? नाम के साथ, ऐसे सारे नाम के साथ। ये 70, ये नाज़िल, ये वो 70 नाम है जिस पे कि FIR काटी गई है। और ये FIR जो काटी गई है वो सिर्फ इसलिए काटी गई जब उनके घरों को मुस्मार किया जा रहा था और उन्होंने रिएक्शन दिया। जब रिएक्शन दिया और उन्होंने अपने रद्दमल का इजहार किया, यकीनी तौर पे आपको यकीन होगा, मैं वो आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, जब ये DC ईस्ट ऑफिस पे आए थे रात को और इन्होंने वहाँ धरना दिया था, तो मेरी वहाँ बात हुई थी। तो उनके जो अपने जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा मुश्तइल थे और उनका कहना था कि हमारी सारी जमा पूंजी अगर ज़ाया हुई तो हम यकीन तौर पर जो है हम एक रद्दमल देंगे। ये वो जगह नाज़रीन कि जिस तरह का हम इस मलबे पर चल रहे हैं, इस मलबे पर चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी
जंगज़दा इलाके में आ गया हूँ और इस जंगज़दा इलाके में जो है बमबारी हुई है, बमबारी से मकानात जो है वो मिसमार कर दिए गए और यहाँ पर हर चीज़ मुझे तबाह बर्बाद नज़र आ रही है। और कहानी जो है इस तबाह बर्बादी की सिर्फ एक नाम है और वो नाम है सिर्फ पुलिस पुलिस पुलिस। उनका कहना है कि पुलिस ने ये सब कर कुछ किया। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ ज़मानों में बिल्डर माफिया के कारिंदे भी साथ होते थे, कुछ गुंडे बदमाश भी होते थे जो कि ये सारी कार्रवाई किया करते थे, लेकिन जिस तरह की तोड़फोड़ की गई है एक सरकारी वर्दी के साथ, तो मैं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है ये अफसोस का मकाम है। ये देखें हम यहाँ पे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है गुलशन बरोही का। इसमें भी देखें कि तमाम के तमाम गली में पानी जमा है। यहाँ पर हमें ख़ुद भी मूवमेंट करते हुए जो है वो मुश्किलात का सामना है, लेकिन बहरहाल ये तमाम है, ये तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ये मकाम, ये घर, ये सब घर कैसे बचे हुए हैं? कौन सी? ये से यूं गली निकाली इन्होंने, कह रहे ये ग्रीन पट्टी है और इसलिए गली निकाली इन लोगों ने। अच्छा जी, या कोई और वजह है? पता नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ से गली निकलेगी, आपने इलीगली बनाया। बना रहे थे उस वक्त किसी को होश नहीं आया? जिस वक्त हम बना रहे थे हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें किसी ने मना नहीं किया। ये खुद हम ब्लॉक जब लगा रहे थे दीवारें 10-10 हज़ार, एक एक पुलिस वाला, एक एक चौकी वाला 5-5, 10-10 हज़ार, 25-25, 35-35 हज़ार सिर्फ गली बनाने का, दीवार लगाने का लिया। बोर्ची खाने का 10 हज़ार लिया, लेटरिन का 10 हज़ार लिया, पुलिस वाले ने लिया, खुद आके खुद टिकटें लगा के गए। हम किस कब तक मतलब ये है कि उन्होंने हर चीज़ बनाने के पैसे लिए? पैसे लिए, हर चीज़ के पैसे लिए, खुद वो खड़े हुए थे, खुद वो दे रहे थे, खुद बिका रहे थे वो। और आज तोड़ने के भी पैसे लिए? हाँ, तोड़ के भी और तोड़ने के पैसे भी ले रहे और हमारे बच्चों को डंडों से मार रहे हैं। वो भी हाँ, कोई भी मतलब नलकी लगावे पानी 10 हज़ार दो, लेटरिन बनाओ 10 हज़ार दो, बोर्ची खाना बनाओ 10 हज़ार दो, दीवार निकाले 10 हज़ार दो। भाई हम तो इतना दे के अब तक ये हाल हो गया हमारा। क्या आप गुब्बारे बेचते हैं सर? गुब्बारे बेचते हैं। बताएं सर, आपके ये गुब्बारे बेचते हो तो दिन का क्या कमाता होगा? 500 रुपये कमा लेता होगा, 400 रुपये कमा, 300 रुपये, 250 रुपये कमाता है जैसे। इस पे इतने पैसे तो आप देते थे? हाँ, पैसे देते थे हम लोग, इसी से पूरा मल्ला देते हम, एक मल्ले ने अपने बच्चे बेच के दिए हुए बच्चे। इसमें थाना इन्वॉल्व था? पुलिस का कौन था? ये थाना था पुलिस वाला, SHO असलम SHO था, ये था, ये कितना 8-10 थाने की पुलिस थी जब पैसा बट्टा खा रहा था सर। ये हम लोग फिर डर के देते रहे, आज हमारा ये हाल कर दिया। सर मिस्त्री को जब देखते हैं ना, मिस्त्री लगा हुआ है काम पे, तो जैसे रेत की या सीमेंट आ रहा है उसके पीछे पीछे चले आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी वो क्या करते हैं कि मालिक तो आगे पीछे हो गया, मिस्त्री और मजदूर को उठा के ले जाएंगे चौकी पे, पैसे लेंगे, फिर उनको छोड़ेंगे, ठीक है। ये पैसे मालिक देता था या मिस्त्री वाले देते थे? मिस्त्री खामखा देगा, मालिक देगा। जब मालिक ने मजदूर लगाए तो मालिक देगा, तो फिर वो उनसे जो डील करनी पड़ती है भी, जब आप काम करोगे हमें पैसे दो, फिर बाद में काम शुरू करो। चलो आगे सर, आगे चले जी। हम चलते हैं उधर के जिनके अहलखाना यहाँ जाबा हुए, इन तमाम चीज़ों का जो लोगों ने जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हमने कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें किसी पे कुछ मुतालिक बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम बातें जो हैं आवाम खुद अपनी ज़ुबानी बता रही है। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। इसी दौरान पे कुछ मोबाइलें आई थी और उन्होंने ये नोटिस रोड के मुताबिक तमाम इंडिविजुअल्स के पास स्कूल रोड और 5 पार्ट में ताकि देंगी, लिहाजा फौरी तौर पर जो इमलाक इन जगहों पर खाली कर दी जाएँ। एहबाबाद सेक्टर 3 लीगल गली है, देख के खामा खा छोड़ दिया, लीगल गली वो बनाई, ये सही तोड़ के फेंक दिया। जल्दी सामान खड़ो, सामान मुझे दर पर दर थी, मां अकेली रहना घर में है। बात वही है कि ये खातून जो अकेली थी, उनका कहना यही है कि पुलिस आ गई, ये अकेली थी घर के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस घर को फ़ौरन खाली करो, तोड़ेंगे। तो ये कैमरे के आस हमको दिखा भी रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने तोड़ा भी है घर को। तो खातून जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो दरबदर हो रही है। ऐसा खौफ हिराज फैल गया जैसे मसला कश्मीर बन गया यहाँ। हमारी बिल्डर से कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं है किसी से। हमें ये है कि हमारे प्लॉट की कीमत हमें दी जाए, क्योंकि हमने पैसे दिए, हमने कब्जा नहीं किया है, हमने पैसे, यही पुलिस वाले आते हैं उस वक्त कहाँ थी हुकूमत हमारी?
जब पैसे लेके हमारे मजदूर उठा के ले जाते थे, हमने यहाँ मजदूरियाँ कर करके अपने घर बनाए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को रुला रुला के उनके पेट काट काट के हमने घर बनाए हैं। हमारी ये अपील है हुकूमत से, हुकूमत सिंध से, सबसे, वज़रा से, सबसे, ये कि हमारे ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर रहम करें और हमें हमारा मुआवजा दे दें, हम चले जाएंगे। अगर हमारी वजह ये हमें दहशतगर्द नहीं बनाए, हम कब्जा माफिया नहीं है, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। हमारे ऊपर मसला कश्मीर नहीं बनाए, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान, हम ये झंडे के नीचे हम एक हैं, तो उस झंडे के नीचे एक तो रहने दें। तवील कतार है मकान के दोनों तरफ हाथ में, कि जिसमें कि कुछ मकानात तोड़ दिए, कुछ मकानात सालिम हैं, और इनमें जो मकानात तोड़े हैं और जो नहीं तोड़े, क्यों बाद मकान क्यों नहीं तोड़े? वो बोल रहे ये 80 फुट रोड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्यों नहीं तोड़ा? ये बोल रहे ये सही इधर वाली साइड तोड़ेंगे ऐसे, और बाद में ये बोल रहे हैं कि ये तुम लोग जो टूट रहे हैं ना, इसके अलावा ये मत समझो कि तुम लोग साफ ऐसे बैठे रहोगे, ये तुम्हारे मकान सब टूटेंगे और ये सारे प्लाटिंग होएगी। ये हसनाबाद की फैल पे आप लोगे हमारे से, जिसके पास हसनाबाद की फैल है वो यहाँ बैठ सकता है, जिसके पास हसनाबाद की फैल नहीं है वो यहाँ से निकलेगा। गुलशन बरोही को हम नहीं छोड़ेंगे इधर रखें। तो ये जो मकानात तोड़े, इसमें कुछ तोड़े कुछ नहीं तोड़े, तो मतलब ये कि फिर आगे तोड़ दिए, दरमियान में छोड़ दिए, तो ये क्या वजह है? वो इसलिए छोड़ रहे हैं, ये तो पूरा ही सीधा कर दिया। तो ये गलियाँ सीधी कर रहे थे, ये जो मकानात बचे हुए हैं, तो ये मकानात बचे हुए हैं, इनको क्यों छोड़ दिया? ये भी टूटेंगे, सब टूटेंगे। वो कह रहे हैं जो असली फाइल है जिनके पास वो टूटेगी, बाकी सब टूटेंगे। ये भी डरा के गए, ये नेक्स्ट टाइम आएंगे ये पूरा उड़ाएंगे। अगर हमारे 4 मरे, 20 मरे, हम 20 और मरेंगे। अब ऐसे इंसाफ नहीं है, इंसाफ होता है हाई कोर्ट से। मकानों को तोड़ा हुआ है, इसी मकान में भी कुछ लोग रहायश पजीर भी हैं और मजबूरी के तहत, कि ताकि वो गरीब लोग हैं, इन मकानों के उनकी छत से साया जब हट गया, इसके बावजूद जो है वो कहाँ जाए। ये देख रहे हैं कि नाज़रीन कि ये एक तरफ की दुकान जो है मकानात को सारे को गिराया उन्होंने, और दूसरी तरफ के मकानात कायम है। तो इसकी वजूहत हम यकीनी तौर पर मालूम करेंगे, और यहाँ बिजली भी है, गैस भी है, पानी भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद लीगल और इलीगल का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब जो भी मुतालिका अफसरान है वही इसका जवाब दे सकता है कि ऐसी क्या सूरत हाल थी, क्या वजूहत थी कि कुछ जगहों को तोड़ा, कुछ जगहों को नहीं तोड़ा, और लोगों को नोटिस भी नहीं दिया। लोगों की अपनी जो यहाँ पर जो आबादी है वो मेहनत और मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई अमीर लोग नहीं हैं, ना कि कोई दौलतमंद लोग हैं कि वो उनकी कोई तादाद अगर तबाह हो जाए तो दूसरी तादाद वो फौरी तौर पर बना सकें। सारे मजलूम बंदे। हाँ। और इस बारिश में जब हम शूट कर रहे हैं, तो इस वक्त थोड़ी सी बारिश कम हुई है तो हम इसको शूट कर रहे हैं आराम से, लेकिन जब हमने इब्तिदा की थी तो बारिश हो रही थी। तो इस बारिश में ही वो खुले आसमान तले यहाँ मौजूद हैं, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी साथ साथ जहाँ मैं चल रहा हूँ वो चल रही है। तो यकीनी तौर पे उनके लिए भी एक वो है कि वो चाहते हैं कि एक मसीहा के तौर पे जो है हम उनकी बातों को आगे पहुँचाएँ और उनके मसाइल को हल करें। लेकिन बहरहाल इंसान की क़ुव्वत जहाँ तक होती है वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल हल हों, लेकिन बहरहाल जो मुतअल्लिक़ अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मेट्रोमैन ऑन द स्पॉट की टीम ने इस दफ़ा जिस इशू पे एहसानाबाद की एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशूज़ थे, ये इस पर हमने कुछ आगाही देने की कोशिश की है। और स्क्रीन पे यकीनी तौर पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि हम अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहे, हमने मुतासिरीन की ज़ुबान से जो भी उन्होंने कही, जो उन पर बीती, वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो भी स्टेक होल्डर्स थे, इसमें अफसरान थे, जो लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनका ताल्लुक़ था, उनसे भी हमने उनके कमेंट्स लाए, जिसमें कि सबसे पहले हमने इसमें जो हमने कमेंट्स लिया वो थे एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लीगल एडवाइज़र कह लें या लीगल टीम के मेंबर हैं जनाब गौरी साहब। उन्होंने क्या कहा, हम औरंग गौरी साहब से पूछ लेते हैं कि औरंग साहब, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की तारीख़ क्या है और इसकी टोटल ज़मीन कितनी है? देखिए, एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1969 में रजिस्टर्ड हुई। 1972 में इन्होंने 6 सेलिडों पे 460 एकड़ ज़मीन ख़रीदी, और उसको 1973 में जब स्कीम 33 डेवलप हो रही थी तो एक कम्पैक्ट ब्लॉक के अंदर ज़मीन दी गई 485 एकड़, जिसके अंदर 25 एकड़ ज़मीन जो थी ग्रीन बेल्ट और रोडों के लिए रखी गई थी। तो हमारा जो मैप है 460 एकड़ पे अप्रूव लेआउट प्लान है 1974 का। इसके बाद एहसानाबाद के अलाटियों को जो मेम्बरान्स थे उनको लीज़ करना अलाउ कर दिया गया, और 1974 से इनकी लीज़ें शुरू हो गई। 1980 से यहाँ पर लोगों ने रहाइश शुरू कर दी, जिसमें तकरीबन 5200 प्लाट हैं
कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलाकर एक 200 गज का छोटे से छोटा प्लाट है रेजिडेंशियल में, और 1000 गज का बड़ा तक है। इसके अलावा कमर्शियल में 90 गज से लेके 120 गज और 200 और 400 गज के भी प्लाट हैं। इस तरीके से ये टोटल है। अब 2009 में जब ये सियासी पार्टियां आई सामने तो कब्ज़ा शुरू हो गया। इस सियासी पार्टियों में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बिल्कुल सामने खुल के आ गई थी कि इनके ग्रुप थे दो, एक अल्लाह बख्श गोट जो कि एमक्यूएम सपोर्ट कर रही थी, और गुलशन बरोही जो अलवेस बिल्डर के नाम पे, जंगू की ज़मीन के नाम पे जो जाली कागजात लेके बैठे थे, उन लोगों ने कब्ज़ा शुरू कर दिया था। इस जंगू की ज़मीन को अदालत ने 2010 के अंदर सूट 10-15 में जंगू ने अलवेस बिल्डर के ताउन से एक केस किया था, और उसने अपनी 2 सेल डीडें उसमें लगाई थी जो कि 295 एकड़ की ज़मीन की थी। वो ज़मीन अदालत ने 26 नवंबर 2010 को उन दोनों सेल डीडों को रजिस्ट्रार से कंफर्मेशन के बाद जाली करार दे दिया और कहा कि ये सेल डीडें जाली हैं, और वो केस वहाँ डिसमिस हो गया। मुझे बता दीजिएगा ना कि इसमें इस भी जो गुलशन एहसन आबाद कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी की जो बात की आपने, तो इसमें टोटल आपके पास अब ज़मीनें कितनी ऑक्युपाइड हो चुकी हैं, कब्जे हो चुके हैं? इसके अंदर तकरीबन मैं आपके इल्म में लाऊं कि नाजिर सिंध हाई कोर्ट जो उसके कस्टोडियन भी हैं, 26 जनवरी 2010 के ऑर्डर के तहत इस ज़मीन को सील अटैच करके DIG ईस्ट को पाबंद किया गया था कि इसको सिक्योर करे, और नाजिर को कहा गया था कि आप कस्टडी ज़मीन कितनी आपकी ऑक्युपाइड? उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में दिया है कि जब मैंने इसकी कस्टडी ली थी तो ये 4-5 एकड़ था, और अब ये 200 एकड़ पे कब्ज़ा हो चुका है। और उन्होंने अपने प्रपोजल में ये भी दिया है कि DG रेंजर और IG की मदद से इसको रिमूव कराया जाए। ये प्रपोजल उनका 2009 की बात कर रहा है। ये उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी है 2013 में बना के दी है। 2009 में तो कब्जे शुरू हुए थे। 2010 जनवरी 2010 के अंदर ये ऑर्डर आया था सील अटैच का, इस मुख्तार कार के इस बयान के बाद कि एहसनाबाद परफेक्ट है, बाकी सब डाउटफुल हैं। अभी जो अल्लाह बख्श बरोही कोर्ट है जिसका कि अभी मसला चल रहा है, जिसमें कि ये ऑपरेशन हो रहा है गुलशन बरोही, ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके अंदर जो मकानात जो है ज़बरदस्ती तोड़े जा रहे हैं, ये किसके अहकामात के तहत किए जा रहे हैं? देखें, ये जो ऑर्डर है इस वक्त फिल वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का वो जनरल ऑर्डर जिसके ऊपर बाकायदा कराची में हेयरिंग होती है कि कराची को उसके नक्शे के मुताबिक बहाल कराया जाए। हमारा भी नक्शा 45 साल पुराना है, और जस्टिस गुलजार ने इससे पहले बाकायदा कहा कि कराची को उसके 40 साल नक्शे के मुताबिक बहाल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सरकार की जो ग्रीन बेल्ट है वो साफ़ की गई है अभी, और हमारी जो ग्रीन बेल्ट है वो और एमिनिटी और पार्क्स उन पे काम हो रहा है। किसी के घर को नहीं तोड़ा जा रहा। जुल्म भी है कि ये लोगों के हमारे रोडों पे भी बैठ गए, हमारे एमिनिटीज़ पे भी बैठ गए, हमारे पार्कों में भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। तो इस वक्त DIG ईस्ट और कमिश्नर कराची जिन्होंने ख़त निकाला DIG ईस्ट के लिए कि भाई हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस देंगे, उसके मुताबिक आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद कराएं। अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वो सुपरसीड नहीं करेगा इसको। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाकायदा इसके तहत। तो ये जो अभी ऑपरेशन शुरू हुआ, तो ये ऑपरेशन जो अचानक शुरू हुआ, तो इस ऑपरेशन अचानक शुरू होने में आपने विदाउट नोटिस कुछ दिए हुए वहाँ पर जो लोगों के घर गिराए गए, उसके अंदर लोगों का सामान तबाह हुआ, बच्चे औरतें बूढ़े खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, तो ये कौन जिम्मेदार है? देखें, इससे पहले भी बाकायदा खतूत दिए जाए AC की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की तरफ से इनको कहा गया कि ये एहसनाबाद की ज़मीन है, इसको खाली करें आप लोग। और अभी रिसेंटली जून के अंदर इनको बाकायदा नोटिस दिए गए थे असिस्टेंट कमिश्नर स्कीम 33 की तरफ से कि भाई ये ज़मीन सरकार की ग्रीनलैंड और रोड और पार्क हैं, इनको हम साफ़ करेंगे, आप बराए मेहरबानी इनको खाली कर दें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह इंकरेजमेंट की खाली करने की बात करते हैं तो फिर तो कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो तामीर इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके अंदर इंकरेजमेंट है। तो इस इंकरेजमेंट को भी आपकी अगर नक्शे कदम पर चलते हुए वहाँ पर भी जो है वो लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनके घर गिराया जाएँ, उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रोड पर आ जाएँ, तो ये तो मेरे ख्याल पर कोई कानूनी तरीक़ाकार तो नहीं है ये वहाँ। देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो वाज़ेह हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तमाम जगह तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि तमाम जगह नहीं हो रहा, लेकिन जो ऑफिसर अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। या तो हम ये कहते हैं कि इस मैटर को हमेशा के लिए दबा दो,
जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं रोडों पे। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि या तो आप जो इंक्रोचर हैं उनको आप जो है वो कोई दूसरी ज़मीन दें, कोई दूसरी जगह पर भेजें ताकि उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको वहाँ से शिफ्ट करें, जो कि आपकी अपनी ज़मीनों पे एमिनिटी प्लॉट्स पे या पार्क्स पे या रोड पे बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए। ये तरीक़ेकार दोस्तों नहीं है। आपने खुद जाकर साइड देखी? जी मैंने साइड देखी है और मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे रोडों पे बैठे हुए थे और मैंने विज़िट भी किया। लेकिन एक मिनट, मैं आपके इस इल्म में सिर्फ ये लाता हूँ कि हम एक प्राइवेट सोसाइटी हैं, हम गवर्नमेंट नहीं है कि हम उनसे कोई बार्गेनिंग करेंगे और हम उनको कहीं कंपनसेट करेंगे। हाँ, ये काम तो गवर्नमेंट का है कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर उनको पहले कंपनसेट करने के लिए कोई प्लान लेआउट कर ले, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। और मैं तो इमरान खान से कहता हूँ कि वो इन लोगों के लिए बाकायदा 63 टाउन में प्लाट अलाट कर दे। ये तकरीबन 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, इनको प्लाट दे दें, मुफ्त में दें और इनके लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए इनको डोनेट भी करें ताकि इनका मसला हल हो। हम इसके लिए 1 महीना 2 महीना वेट कर लेंगे, लेकिन इस काम को तो होना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे भी अमल दरामद होना है। यही मेरा प्रपोजल है इस बारे में। तो बात यह है कि गौरी साहब, सिंपल सी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बहुत सारी चीज़ें देखें तो हम यकीनी तौर पर वो अमल दरामद होना चाहिए। इस तरह तो कराची शहर के अंदर मेरे ख्याल में हज़ारों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिस पे कब्जे हैं, लेकिन वहाँ ये कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ एहसानाबाद के हवाले से हो रही है। एक इल्ज़ाम आयद करते हैं जो कि MPA अब्दुल आदिल आलिम शेख ने भी ये बात कही और मुतासिन भी कहते हैं कि एहसानाबाद सोसाइटी और पुलिस मिलकर जो है ना ये तमाम कार्य कर रही है और इसमें पैसों का गेम है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि हलीम आदिल शेख जो बात कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल इसलिए समझ में आ रही हैं हमारे तो कि उनके एक भांजे हैं वकास मलिक, और हमारे अपने मतलब उसके मुताबिक, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, उन्होंने इन लोगों को रोडों पे बिठाया। वकास मलिक ने लोगों को पैसे लेके प्लाट दिलाए और अब जब रिमूवल हो रहा है तो वो लोग इनको ही पकड़ रहे हैं, वकास मलिक को और उसके ग्रुप को। और उसकी आड़ में हलीम आदिल शेख अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई ये जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हाँ, जुल्म तो आपने किया है कि लोगों से पैसे लिए इन लोगों ने, जिस तरह MQM ने लिए थे और गुलशन बरोही वालों ने लिए थे, इस तरह इस टीम ने भी लिए और इन्होंने पैसे लेके लोगों को यहाँ बिठाया। अब वो लोग इनसे क्लेम कर रहे हैं, इनको कह रहे थे कि उन पर मुत्तहदा वालों ने कब्जा करके वो चलाया। तो अब ये कि वकास मलिक साहब जो इसमें कहाँ से बीच में आ गए है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2009 में तो पीपल्स पार्टी और MQM ने शुरू किया था और पिछले 1 साल में जो प्लाट बचे थे उनके दौर में रोड और पार्कों पे नहीं कब्जा हुआ था, इन्होंने रोडों और पार्कों पे भी बिठा दिया लोगों को पैसे लेके। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अब आखिर में मैं यही बात सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई मरे जिए कुछ भी हो, लेकिन ये है कि आपको जगह खाली चाहिए। देखें, कानून के मुताबिक हमें तो अपनी जगह चाहिए, कोई भी मरे जिए कोई भी हो। ये मेरा मैटर नहीं, ये तो कौम का मैटर है और कौम इस बारे में खुद फैसला करेगी कौन और हुकूमत वक्त करेगी। मैं एक शख्सियत, मैं खुद वो हूँ, मुतासरीन हूँ, मेरा कौन पूछेगा। ये अजान हो रही है, मेरी ज़िंदगी के जो है ना पूरी रिटायरमेंट का पैसा मैंने लिया तकरीबन 50 लाख, उसमें से 30 लाख रुपए के मैंने 2 प्लाट लिए। आज वो 2 प्लाट जो हैं 3 करोड़ से कम के नहीं है, मैं कहाँ जाके ख़रीदूँ। मैं एक छोटे से फ्लैट में कह दूँ तो मेरा कौन मुदावा करेगा। ये नज़ारा शफ़ी की पावर अटानी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले जंगू जो है कर्नल ज़ीशान को भी पावर अटानी दे चुका था और उसने कैंसिल नहीं कराया, ये मेरे पास है। उसके बाद उन्होंने एक शख्स को और दी, वो भी कैंसिल नहीं कराई। ये अनरजिस्टर्ड पावर अटानी है। देखें, इसमें कहीं भी गवर्नमेंट के किसी इदारे ने वेरीफाई नहीं किया कि रजिस्टर है। ये आबिद उसके जंगू के डॉक्यूमेंट्स के नाम पे जो वैसे ही ऑलरेडी अदालत ने जाली करार दे रखे हैं। 2010 के अंदर 26/11/2010 को ऑर्डर पास हुआ सूट नंबर 10/15/2008 में कि इसके जंगू की सेल डीड हैं वो जाली हैं, और उसके बावजूद ये शख्स जो है पावर अटानी दे रहा है इनको। तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरी साहब की बातें आपने यकीनी तौर पर सुनी होंगी। उन्होंने उस एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो भी बातें की, यकीनी तौर पे हम मन व दान जो है उसे हम नशर कर रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद जो इसी के साथ एहसानाबाद के साथ जो गुलशन बरोही जहाँ पर कि ये ऑपरेशन किया गया और मकानों को जो है वो तोड़फोड़ हुई, उसके हवाले से उस ज़मीन पे जो काबिज़ हैं या जो दावेदार हैं, उनके लीगल एडवाइज़र जो थे जनाब अज़हर नज़र अशरफी साहब, जो कि उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं जनरल पावर अटॉर्नी के, उन्होंने क्या कहा
वो भी आप सुन लें। भाईजान बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले बता दीजिए कि ये झगड़ा क्या है जो आजकल एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और गुलशन बरोही के दरमियान स्कीम 33 एहसानाबाद में ये जो चल रहा है और जिसपे इतने सारे मकानात को डिमोलिश भी किए गए, बड़े ज़्यादा लोगों की मतलब कि हमने कैमरे की आंख से भी देखा कि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, ये झगड़ा क्या है? तो झगड़ा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि हमारे जो आबादियाँ हैं वो 15 से 20 साल पुरानी है और हमने ये ज़मीन जंगू से ख़रीदी हुई है और जंगू का मैं जनरल पावर अटॉर्नी हूँ। हमारे पास जंगू कौन है? जंगू ज़मीन का मालिक है, उनके नाम पे 1971 से फॉर्म 7 है और 2010 में भी निकाले हैं हमने, 97 में भी निकाले हैं और उसके अलावा 2018 तक में भी हमारे पास मौजूद है। हम 2000 चाहें तो 19 में भी निकाल के दे सकते हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं सर्वे नंबर्स के और हमारे पास इसके कंप्यूटर की लिस्ट है। हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मौजूद है। हमारा टाइटल बहुत मजबूत है, लेकिन इन्होंने इन पर ये जब हमारे 2003 के अंदर इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की एहसानाबाद वालों ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अच्छा, एहसानाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब ये कोशिश की तो हमने 787 नंबर का 2004 में हाई कोर्ट में सूट दाखिल किया। हमने और भी लोगों के खिलाफ किया, उसमें एहसानाबाद सोसाइटी भी एक लैंड गेवर की हैसियत से हमने उसको इसके खिलाफ सूट दाखिल किया। वो अभी भी ज़ेर समाअत है। इसके बाद वो चलता रहा और 16 साल हो गए मुकदमे को चलते हुए। हमारा कोई तनाज़ा इनके साथ ना हुआ, ना इनके साथ इनका हमारे साथ कोई तनाज़ा हुआ। ये अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। अभी जो बहुत तेज़ी आई है वो इसलिए आई है कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी और ब्रीफिंग करता बता दूं कि ये हमारे पास सारे मजबूत चीज़ें हैं, इनकी अपनी सोसाइटी है, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं। लेकिन हमारे सर्वे के नंबरों पर इन्होंने जाली कागजात बनाए और हमारे खिलाफ 2009 में आए हैं ये। तो 2004 में हमारा केस और 2009 में इनका केस 434 नंबर का चल रहा है। अब फैसला तो कोर्ट में है, तो वो कोर्ट वर्डिक्ट करेगी। अगर हम गलत होंगे तो हमें पकड़ेगी और ये गलत होंगे तो इनको पकड़ेगी। ये जो भी गलत होगा और जो सही होगा, ज़मीन तो एक ही आदमी की है, ज़मीन दो आदमी की हो नहीं सकती है। अब इन्होंने जाली कागजात बनाए हैं उसके, उनके बहुत सारे लेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो कभी भी आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ मैं आपको। मैंने जनवरी 28 तारीख को ये एक लेटर दिया AIG साहब को कि हमारी ज़मीन से आप एनक्रोचमेंट करें जो एनक्रोच हो चुकी है। ये आप देखिए आप इसमें, ठीक है। ये मेरे दस्तखत हैं जनरल पावर अटॉर्नी के हिस्से से। ये मैंने राजपूत टाउन के लेटर हेड पे दिए हैं AIG साहब को, जनाब एडिशनल IG साहब को। उन्होंने ऑर्डर किए हैं DIG को, ईस्ट को। DIG ईस्ट ने ये लेटर लिखा है दूसरा SSP को। ये देखिए ये लेटर मौजूद है। ये मेरे नाम के कंप्लेंट फ्रॉम नज़र अहमद अशरफ। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कि ये इस पर कार्रवाई करके विदिन 7 डेज़ मुझे बताया जाए। ये देखिए ये लिखा हुआ है 7 डेज़ का। अच्छा, ये जब चली गई रिपोर्ट SSP के पास, SSP ने भेज दी SHO को। SHO के सब नंबर मेरे पास, डायरी के नंबर मैंने नोट किए लिए हुए इन्होंने। SHO ने 6 फरवरी को, ये चौधरी असलम साहब उसी दिन यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं एहसानाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के। इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि नज़र अहमद रशीद साहब की रिपोर्ट जो है, ये दरख्वास्त मेरे पास मौसूल हुई है और इस दरख्वास्त को बगौर जायज़ा मुताला किया तो मालूम हुआ कि हमने 787 नंबर का मुकदमा हाई कोर्ट में दाखिल किया हुआ है 2004 में। और एहसानाबाद भी इसके ऊपर दावेदार हैं। अब मालिक होना अलग होता है और दावेदार होना अलग होता है, करेक्ट। अच्छा, ये बाद में आए हमारे ऊपर। अब उस आगे इन्होंने लिखा है कि जो अपना मुअज़्ज़ज़ अदालत जो भी फैसला करेगी, ये ज़मीन सील है, ये लिखा हुआ है पहले देखिए आप, ये ज़मीन सील की हुई है, ये लिखा हुआ लफ्ज़ देखिए आप। और मुअज़्ज़ज़ अदालत जो फैसला करेगी उस पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। ये फरवरी 6 की दरख्वास्त है सर। सन कौन से है? 2019। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है और दस्तखत है SHO साहब के। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरा लेटर ये है SSP सामने। इस लेटर के ऊपर ये 18 फरवरी को DIG साहब को मार्क कर दिया। लिखा इनमें वही है जो SHO साहब ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी दरख्वास्त 210 नंबर फाइल में AIG साहब के दफ्तर में दाखिले दफ्तर कर दी गई। ये मामला ख़त्म हो गया। फिर मैंने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर निकाला, 787 का नंबर का केस है सर, और मैंने ये ऑर्डर निकाला 22 अप्रैल को। ये देखें आप कि हमारी ज़मीन पे से ये हटाया जाए। ये 22 ऑर्डर का मेरे ये नाज़िर ने दिया सर, वो आपको दिया। तो आपकी ज़मीन पे भी कब्जा था क्या? कब्जा, हमारी ज़मीन पे जो कब्जा है उसको हटाया जाए, हमने लिखा है ये।
जो 22 अप्रैल आप 1000 तारीख के ऊपर गौर कीजिएगा। ये इनको सबको ये लेटर गए हुए हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को, DIG को, SSP को, ये देखिए आप। अच्छा, अब ये क्या मसला है मुझे मालूम नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या मामला है कि 26 तारीख को एहसनाबाद सोसाइटी के दफ्तर में ये मीटिंग होती है इन लोगों की, DIG, SSP, ये 26 तारीख है, 26 अभी 3 दिन गुजरे 22 अप्रैल के आर्डर को, 23 को मेरे को मिला है। 3 दिन के अंदर ये क्या मामला हुआ है कि एहसनाबाद की सोसाइटी के ऑफिस में ये इसके अंदर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हैदरी, नजीम खोकर साहब, ठीक है सर, ये मौजूद हैं, SSP मौजूद हैं, DIG आमिर फारूकी, SSP इरफान बहादुर साहब, SP साहब हैं सोराबगोट के, और SHO असलम चौधरी साहब। ये सारे लोग इनके दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद, इस मीटिंग के बाद सबसे पहले राजपूत टाउन का 12 साल का जो दफ्तर था हमारा, उसको इन्होंने रात के 12 बजे तोड़ा है। उसके बाद ये इन्होंने बहाना किया कि ये ग्रीन बेल्ट और ये यूनिवर्सिटी प्लाट और ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से टूटे, लेकिन इन्होंने किसी को आर्डर कभी नहीं दिया। उस पर मैंने 26 तारीख को लेटर बना के दिया है, तो हुआ ये 28 तारीख को, अप्रैल 28, 2019 को मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक इमरजेंसी इंटीमेशन लेटर of illegal action of police officers and SHO of Super Highway Industrial Area Police Station कराची। मैंने इसमें लिखा कि ये मुख्तसर है इन्फॉर्मेशन, आपको मैं डिटेल लेटर आपको विदिन 3 डेज में आपको दे दूंगा, ये लिखा हुआ है। इस 3 डेज के बाद मैंने ये डिटेल लेटर लिखा है, मैंने उन्हीं को लिखा है जिनको मैंने वो कॉपी दी थी। इसके अंदर मैंने डिटेल इसमें ये साबित किया है, अब इस लेटर को लेके जा सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। मैंने इसमें प्रूफ किया है, मैंने ये प्रूफ किया है कि ये जगह, ये सर्वे नंबर्स जंगू के हैं, ये सर्वे फॉर्म 7 है, ये फॉर्म 2 है, और इसके बाद लेटर्स हैं। एहसनाबाद हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो लीगल मेंबर है गौरी साहब, वो कहते हैं कि जंगू ने कोर्ट में आके इस बात का ऐलान कर दिया था कि मेरा इस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने बाद में ये भी कह दिया कोर्ट के अंदर कि मुझसे गलत बयानी करवाई गई है। कुछ लोग ले गए थे उनको, वो दावत खिलाते हैं, कोई पैसे देते हैं, लालच देते हैं। जंगू से पूछे ना कि ज़मीन किसने खरीदी है, हम जाएंगे, हम लेके आते हैं जंगू को आपके साथ, आप अदालत में चलें, किसी में भी मैं लेके आऊँगा। वो कहे कि हमने इनको ज़मीन नहीं दी। इन दोनों हजरात की, जो कि गुलशन बरोही और एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आपस की जो ज़मीनों का झगड़ा है, और इस हवाले से इन दोनों जो ज़िम्मेदार हजरात थे, इनकी गुफ्तगू सुनी। इसके बाद हलीम आदिल शेख, जो कि PTI के रुकन सूबा असम्बली भी हैं और कराची सिंध के सदर भी हैं, उन्होंने, चूँकि उनका हल्का है वो, और उनके उस हल्के में लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कुछ बयानात भी दिए, और वो बयानात कुछ मुतनाज़ा भी हो गए, और उस मुतनाज़ा बयानात में DIG ईस्ट को भी उन्होंने हत्वे तरकीब बनाया था। हमने इस हवाले से जब DIG ईस्ट से रब्ता किया आमिर फारूकी साहब से, तो उन्होंने हमें फ़ोन पे ये कहा कि वो इस बात का इख्तियार नहीं रखते कि ऑन कैमरा अपनी बात कर सकें, लेकिन उन्होंने वजाहत की कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उसको मुस्तरद करते हैं और उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कोई बात करने से गुरेज किया, तो लिहाजा हम DIG ईस्ट का मौक़िफ़ हम यहाँ पर पेश नहीं कर सके, और हम उम्मीद करते हैं अगर वो जब भी चाहेंगे हम उनका मौक़िफ़ उसी तरह उनके मनोदन पेश करेंगे जैसा कि वो बयान करेंगे। इसके साथ ही हमने हलीम आदिल शेख से बात की। हलीम आदिल शेख जो कि रुकन सूबा असम्बली, जैसे मैंने आपको बताया, उनसे हमने बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें आप। बहुत शुक्रिया सर आदिम साहब कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये सिलसिला क्या है, ये एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का गुलशन बरोही का जो झगड़ा है, ये है क्या? ये गंदा धंधा है, बहुत गंदा धंधा है। स्टोरी है कि एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर तो बाकायदा काम शुरू हुआ है कि ये जो इतने 100 एकड़ ज़मीन इनके पास कहाँ से आ गई, वो अलग स्टोरी है, ठीक है ना। उसके बाद चलो जी, सोसाइटी तो इनकी कई सालों से है। हमारे हल्के का गंदा तरीन इलाका, ये एंगल बता रहा हूँ आपको, असल बात पे आता हूँ। 2-2, 3-3 फुट तमाम बारगाहें गटर में, मस्जिदें गटर में, स्कूल गटर में, इसकी जिम्मेदारी है। फंड्स खा रहे हैं, साल से फंड्स खा रहे हैं इसके, ना कोई ऑडिट है, ना कोई इलेक्शन है, बस अजीब जंगल का कानून है। एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलॉटीज़ होंगे, ज़रूर होंगे। बेचारे वो सबसे ज़्यादा मासूम बेगुनाह वो अलॉटीज़ हैं जिनको इन्होंने फाइल्स दी एहसनाबाद सोसाइटी में।
2009 में सिंध में आती है पीपल्स पार्टी का दौर, भुट्टो जिंदा हो जाता है और रावण वार साहब SSP लग जाते हैं। टप्पी साहब के पास मरीज हवाले कर दिया जाता है, जाओ खाओ पियो लूटो फूटो, लूटो तो फुटो, फुट भी गया। और नीचे लोकल इंतजामिया भी होती है, लोकल नुमाइंदे भी होते हैं। उसमें DIG ईस्ट अमर फारूकी साहब का 3 दिन पहले के अखबार में बयान था कि 2009 से कब्जा शुरू होना होता है। और मैं गो के इस हल्के में तो अब आया हूँ मैं, मतलब ये 18 पिछले साल आया हूँ 2018 में। इससे पहले हमारा कोई क्लोज वास्ता नहीं था, लेकिन पता चलता था, आप सब सुनते होंगे कि वहाँ जी पुलिस मोबाइलों की मौजूदगी में, और यही पुलिस के मोबाइल हैं, यही मुख्तारकार जो इस वक्त उन्हें हटा रहे हैं, यही लोग खड़े होकर प्लॉट बेच रहे थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी आबादियां बनवाएंगी। 2-3 लोगों ने बताया कि पुलिस वहां से आके पैसे लेके जाती थी उनको कंस्ट्रक्शन पे। पुलिस को बगैर पैसे के आती होगी, पुलिस खड़ी होती होगी बाकायदा, मतलब बनवाए पुलिस ने। रावणवाड़, टप्पी, पीपल्स पार्टी सब ने मिल के इस एरिया पे कब्जा कराया उन अलॉटीज के प्लॉट पे। और उस वक्त कनाइमेंस थी, शामिल थी, यही एहसानाबाद सोसाइटी के सामने ये सब कुछ हो रहा था। उस वक्त क्यों नहीं रोका इन्होंने, उस वक्त क्यों नहीं शोर मचाया? क्योंकि प्लॉट जो कब्जा हो रहे थे वो सोसाइटी के नहीं थे, वो उन मजलूम बेचारे अलॉटीज के थे जिनके प्लॉट पे, अच्छा अलॉटीज के प्लॉट कब्जा करके बेचे किसको गए? इस वक्त जिनको आप देख कर आए, इनको बेचे गए। इसमें 90% लोग वो हैं जिन्होंने परचेज किया। परचेज बेचने वाली पुलिस थी, काली वर्दी सरकार, पाकिस्तान जिंदाबाद, DC था, उस वक्त इंतजामिया थी, सब बेच रहे थे, मतलब ओपनली बिक रहा था। कौन नहीं खरीदता, घर चाहिए सबको। जमीन तो मेरे ख्याल पे किसी और की थी, जिसको कि वो कहते हैं गंगू या कुछ नाम बताया उन्होंने, भी मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो तो मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको इंशाल्लाह हम नैब से भी तहकीकात करवाएंगे इस पर, मेरिट के ऊपर, कि चेक करें कि ज़मीन के कागजात किसके थे क्यों। तो मैं अलग आता हूँ ना, मतलब मैंने बताया ना एहसानाबाद सोसाइटी आप देखिएगा फसाना कुछ और ही निकलेगा। जो इनकी हरकतें मैंने देखी है, ये पीछे से पूरा ये सब अंदर लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा इस एरिए का। उसके बाद ये लोग आबाद हो गए और देखें बहुत बड़े कई 100 घर आबाद है ना जी, वो अचानक तो नहीं हो गए, इसी पुलिस ने आबाद कराया, इसी इंतजामिया ने, DC उस वक्त की पुलिस उन्होंने कराया। तो मेरी साइंस क्या है, अलॉटीज़ सबसे पहले मजलूम अलॉटीज़ है, उसके बाद ये बेचारे गरीब लोग, कोई ड्राइवर, कोई पेंटर, कोई खानसामा, कोई मजदूर, इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी लगा के यहाँ अपने बच्चों के लिए घर बना लिया। बिल्कुल ये ज़मीन उनकी नहीं थी, ये ज़मीन उन अलॉटीज़ की थी, लेकिन सोसाइटी ने इनको गलत लोगों को बिकवाया लैंड माफिया के ज़रिए। और उसके बाद अचानक 2018 के बाद यहाँ ये तोड़ फोड़ शोर शुरू हो गई। पहले क्यों नहीं किया, रोकते ना, पहले तो कुछ था। अब मेरा क्या इसमें व्यू है, मैं कहता हूँ दोनों का इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे लियारी एक्सप्रेस वे के लोगों को भी आबाद किया गया पहले। दूसरे एक सुप्रीम कोर्ट के, मैं पब्लिकली कहना चाहता हूँ, जस्टिस गुलजार साहब, मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आपके ऑर्डर को सामने रख के, पूरा ऑर्डर पढ़ा नहीं जाता, एक पेज चिपका देते हैं। आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपके ऑर्डर में, जस्टिस गुलजार साहब के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जहाँ बिल्डिंग्स में फैमिलीज़ हों, जो रिहायशी बिल्डिंग्स हों, उनको पहले रिहेबिलिटेट किया जाए और बाद में कुछ कार्रवाई की जाए। और आपके ऑर्डर में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सी ब्रिज प्लाजा जो है उसको तोड़ दिया जाए। आपके ऑर्डर में बहुत सारी आबादियों का बाकायदा जिक्र है, इसका जिक्र नहीं है। ये खाम खा का उसको ले जाके ऑर्डर को फिट कर दिया है एहसानाबाद सोसाइटी, उससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, उससे नाजायज़ फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट को, और ये अल्लाह की पकड़ में भी आएंगे ये लोग और सुप्रीम कोर्ट की पकड़ में भी आएंगे। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ही इनको पकड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं ना इस वक्त, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का सब बयान दे रहे हैं, ये सब जेलों में जाएंगे और जस्टिस गुलजार साहब भी भेजेंगे इंशाल्लाह इनको। लोग समझते हैं सोसाइटी कोई DC ऑफिस है, ना सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस है, ना DC ऑफिस है, ना कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, ना DHA है। सोसाइटी अपनी फाइलें बनाते हैं। अभी ये परसों मदरसे वाले एक साहब आए, वो कह लेंगे, उन्होंने कहा तोड़ देंगे नहीं तो 2 करोड़ दे दो, पुरानी डेट में फाइल बनाते हैं। कौन कह रहा था? एक मदरसे वाले एक साहब हैं। 2 करोड़ की कौन कह रहा था कि उन्होंने मांगी है, मैं बता दूंगा आपको। एहसानाबाद सोसाइटी की, एहसानाबाद सोसाइटी ने कहा कि कोई 750 गज तो मदरसा है, उन्होंने कहा कि इसके कागजात ले लो नहीं तो टूट जाएगा और 2 करोड़ में हम तुम्हारी बैक डेट में फाइल बना देते हैं। मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, जो अलॉटीज़ हैं आपको हक दिलाना भी मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। जिसकी जेनवन अलॉटी को, 2 नंबर को नहीं, जेनवन को इंशाल्लाह मैं उसका हक दिला के रहूँगा। कोई गैर कानूनी काम की मैं कभी ज़िंदगी भर सपोर्ट नहीं करूँगा, वोट मिले ना मिले, लेकिन कानून को फॉलो कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी की बात निकाल ली आपने और दूसरे की मर्ज़ी की छोड़ दी। और बेचारे जो मुतासिर हैं वो गरीब लोग हैं, मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं, मतलब मुझे नींद नहीं आती है, रोते हुए मैसेजेस, वॉइस क्लेम्स, बच्चे रो रहे होते हैं। मतलब उस इलाके को फ़लस्तीन बना दिया, लगता है बमबारी हो गई इसके अंदर।
रमज़ान शरीफ में पानी काट दिया गया। बात यह है कि मैं तो कहता हूँ, मैंने जिससे भी मिल रहा हूँ कि जी इनकी बद्दुआ लग जाएगी। जियो फेंसिंग करा लो, जियो फेंसिंग करा लेना। अगर इन सब लोगों में से कोई इलाके में नज़र आ जाए, भी शामिल हो जाए, बड़ा आसान होता है आजकल। हक की बात करो ना, फ़ौरन कहते पैसे मांग रहे हैं। मतलब दो बड़े आराम से आप चले जाएँ, किसी पूछना होगा नहीं पैसे मांग रहा था, हम लोग किसी के साथ दे देंगे पैसे मांग रहा था। अरे लानत भेजते हैं आपके पैसों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। और ये पाना पड़ा होगा ये सोसाइटी वालों का, उन 2 नंबर लोगों से, रावणवार जैसों से, टप्पी जैसों से और दलालों से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ईमान मजबूत है। मेरे लोग हैं दोनों। फाइल वाला तुम लोग क्या फाइल वाले का करोगे? तुमने तो इन अलॉटीज की फाइलें बिकवाई हैं, इनकी ज़मीन पे तुमने कब्जा कराया है। फैमिली को उठा के आप किसी कैंप में तो दे दें, किसी कैंप का तो इंतजाम कराएं। इसलिए कि वहाँ तो यह हालत है कि हमने ये देखा कि वहाँ पर जो टूटे हुए मकान तो उसमें ही फैमिलीज जो है वो रहने पर मजबूर है। काश इन अफसरान को भी अकल आ जाए, लेकिन लगता है कि कायद आज़म की नोट की आड़ में सब के अंदर रहम भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो गौरी साहब ने, जो लीगल मेंबर भी हैं एहसानाबाद कॉर्पोरेशन के, कि आपके भांजे कोई मलिक वक़ास हैं, वो इन प्लॉटों को गुलशन बरोही में बेचते रहे, जिनको बचाने के लिए आप इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। गौरी साहब, साबित तो करना पड़ेगा। आपके प्लॉट बिके 2009 से 2013 तक, और मैं, मेरा भांजा, मेरे सब लोग तो हम 2018 की इलेक्शन से 2 महीने पहले इलाके में आए हैं। तो भाई जब झूठ हो पीछा करूंगा मैं, वो आप ना समझना कि छोड़ दूंगा। और आपकी वॉइस क्लिप्स भी मौजूद है जिसके अंदर कह रहे हैं पैसों के बंदोबस्त कर लो, सोसाइटी वाले भी और दीगर वाले भी। तो मुझे सब पता है, इंशाल्लाह पीछा करूंगा, साबित करो। हम तो आए 1 साल पहले और ये कब्जे हुए 2009 से 2013 तक। नाज़रीन, उसके बाद हमने हुकूमती ऑफिशल्स में DC ईस्ट से रब्ता किया, उन्होंने भी मौजूद की। इसके अलावा हम कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी के पास आए, उनसे भी हमने दरख्वास्त की इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि इसकी एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उस रिपोर्ट आने के बाद वो उसको मीडिया से शेयर करेंगे। इस वक्त वो कुछ नहीं बोल सकते, लिहाजा हमें उनका भी मौक़िफ़ नहीं मिला। लेकिन जो भी रिपोर्ट आएगी वो यकीनी तौर पर हम आइंदा अपने इस इशू में इसको हम हाईराइज करेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि ये तमाम लोगों ने, हुकूमती ऑफिशल्स ने कुछ मजबूरियों के तहत, कानूनी मजबूरियों के तहत अपने जो व्यूज़ नहीं दिए। लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है एहसानाबाद में, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऐन मुताबिक हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जहाँ भी तजाज़ात हैं उनका खात्मा किया जाए। तो एहसानाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये तजाज़ात 2009 से जो है वो कायम होना शुरू हुए, और इसमें बेतहाशा लोगों की जिन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया था उनके भी प्लॉटों पे बकौल एहसानाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये कब्जे हुए, और उन कब्ज़ों को छुड़ाने के लिए इसमें जो है हुकूमती मशीनरी जो है उनकी मदद कर रही है। लेकिन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर जिन ज़मीनों पे गुलशन बरोही पे जो तजाज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर मकानात को जिस तरह मिसमार किया गया, और वहाँ के जो मकीन थे उनकी जो अपनी जो आहो बका थी वो भी हमने आपको सुनाई। तो यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर हल होना चाहिए, ताकि इंसान होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि जिनके मकानात गिर गए, जो लोग मकीन उन्हीं मलबे पे बारिशों में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनके भी मसले को हल करना चाहिए। इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते कुछ भी। हमारा काम है सिर्फ स्क्रीन पे आपको आगाही देना, जो हमने आपको आगाही दी। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे किसी इशू और पे मुलाकात होगी।